नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपनी अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसके अंदर 100 प्रेरण गुणांक पढ़ चुके हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है अन्योन्य प्रेरण। तो सबसे पहले अन्योन्य प्रेरण पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, तो देखिए अन्योन्य प्रेरण जो आपके पास में होता है उस अन्योन्य प्रेरण का क्या मतलब है। तो किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में, किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके पास स्थित जो दूसरी कुंडली होती है, पास स्थित दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? अन्योन्य प्रेरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर अपने देखें कि अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण का क्या मतलब है? किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर, या किसी कुंडली में परिवर्तित मान की अगर आप लोग क्या करते हो, धारा प्रवाहित करते हो, तो धारा के मान में परिवर्तन करने से वहां पर क्या होगा, जैसे ही आप लोग धारा के मान को बदलोगे तो कुंडली से संबंध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, और उससे उसके पास स्थित जो दूसरी कुंडली है उसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक कुंडली के मान में धारा में परिवर्तन करने पर उसके पास स्थित किसी दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की जो घटना है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है अन्योन्य प्रेरण के नाम से। यहाँ आपके पास में दो कुंडलियां हैं, एक तो वो कुंडली है जिसके अंदर आप लोग धारा प्रवाहित कर रहे हो, और एक वो कुंडली है जिसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो जिस कुंडली के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, धारा प्रवाहित कर रहे हो, उस कुंडली को जाना जाता है प्राथमिक कुंडली के नाम से। ठीक है, यानी जिस कुंडली में आप लोग क्या कर रहे हो, धारा प्रवाहित कर रहे हो, जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है उस कुंडली को किस नाम से जाना जाता है? तो उस कुंडली को जाना जाता है प्राथमिक कुंडली के नाम से। और जिस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे जाना जाता है द्वितीयक कुंडली के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन आपके आ गई। एक तो जिस कुंडली में आप लोग धारा प्रवाहित कर रहे हो वो कुंडली तो कहलाने वाली है आपके पास में प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है उसे अपने जाना जाता है द्वितीयक कुंडली के नाम से। ठीक है, ये अपनी बातें हैं अन्योन्य प्रेरण के बाद में। अब अपना टॉपिक आता है अन्योन्य प्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन। तो देखिए आपके पास में जो अन्योन्य प्रेरण है उसका प्रायोगिक प्रदर्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। अन्योन्य प्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन। ये मान लिया आपके पास में कोई एक कुंडली है, ठीक है, और इस कुंडली के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, एक बैटरी जोड़ रहे हो। कुंडली में आपने क्या कर दिया, एक बैटरी जोड़ दी है, और कुंडली में आप लोग क्या कर रहे हो, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो। तो जैसे ही आप लोग कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा का मान 0 से कितने तक बढ़ता है, अधिकतम मान तक बढ़ता है। और इस वजह से इसके पास स्थित जो दूसरी कुंडली है, जैसे ये इसके पास में स्थित कोई अन्य कुंडली है, इसमें अगर क्या हो जाए, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाए, यानी विद्युत धारा प्रेरित हो जाए या विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाए, तो इस घटना को अपने किस नाम से जानते हैं? इस घटना को जाना जाता है अन्योन्य प्रेरण के नाम से।
यहाँ ये जो कुंडली है ये क्या कहलाती है, प्राथमिक कुंडली कहलाती है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे प्राथमिक कुंडली के नाम से जाना जाता है और इसे जाना जाता है द्वितीयक कुंडली के नाम से। ठीक है, तो एक आपके पास में प्राथमिक कुंडली है और दूसरी आपके पास में कौन सी कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है। आपने क्या करना है, ये इसका डायग्राम फर्स्ट मान करके चलिए अगर, तो फर्स्ट डायग्राम में अपने क्या कर रहे हैं, कोई एक परिपथ बना रहे हैं जिसमें एक कुंडली लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है और बैटरी के साथ में क्या जुड़ी हुई है, एक कुंजी जुड़ी हुई है। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, कुंजी को लगाते हो। जैसे ही आप लोग कुंजी के अंदर डाट को लगा देते हो, प्लग को लगा देते हो, तो क्या होगा, प्लग या डाट जो भी है उसे लगाने के बाद में परिपथ जो है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और वो धारा इस प्राथमिक कुंडली के अंदर से प्रवाहित होने वाली है। तो आपको पता है, पीछे भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग ऐसा करते हो तो धारा का मान 0 से अधिकतम मान तक बढ़ेगा। जैसे ही धारा का मान 0 से अधिकतम मान तक बढ़ेगा तब यहाँ क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न है ये इस कुंडली में न होकर के किस में हो, अगर पास स्थित किसी दूसरी कुंडली में हो, तब इसे किस नाम से जाना जाता है, तब इसे जाना जाता है अन्योन्य प्रेरण के नाम से। जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर रही हो और द्वितीय कुंडली के अंदर जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसमें क्या आता है, विक्षेप आता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो इसे अपने क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। ये तो अपने प्रारंभिक अवस्था में बात है जब अपने कुंजी लगाते हैं। अगर क्या किया जाए, कुंजी को हटाया जाए, तो कुंजी को हटाने पर क्या होगा, देखिए ये चित्र बनेगा इसका। कुंजी को हटाना है तो अब की बार इसे यहां पर नहीं बनाना है, ठीक है। ये इसका वह डायग्राम बनेगा कुंजी को हटाने पर, और ये आपके पास में जो डायग्राम था ये था कुंजी को लगाने पर। कुंजी को लगाने पर, और वो आपका डायग्राम है कुंजी को हटाने पर। तो यहां कुंजी को क्या कर रहे हैं, हम लोग हटा रहे हैं। ये पास स्थित कोई दूसरी कुंडली है और इसमें जुड़ा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर और इस तरीके से, ठीक है। अब की बार यहां क्या होगा, विद्युत धारा की दिशा जो है वो पहले की तुलना में विपरीत होगी। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए दूसरे चित्र के अंदर अपने क्या कर रहे हैं, दूसरे चित्र के अंदर जो कुंजी हम लोगों ने लगा रखी थी उस कुंजी को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। जैसे ही आप लोग कुंजी को हटाते हो तो धारा का मान अधिकतम से क्या होगा, शून्य होगा। देखिए यहाँ तो क्या हो रहा था, तो धारा का मान 0 से अधिकतम मान तक जा रहा था और यहाँ धारा का मान अधिकतम मान से कितना हो रहा है, शून्य हो रहा है। दूसरे डायग्राम में अधिकतम से धारा कितनी हो रही है, न्यूनतम हो रही है, यानी आई से मान कितना हो रहा है आपके पास में, 0 हो रहा है। तब एक बार फिर से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर इसके पास स्थित किसी दूसरी कुंडली में क्या प्रेरित हो, अगर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो तब ये कौन सी घटना होगी, अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी। वजह क्या है, वजह है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना। ये दोनों ही जगह हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पर अपनी कुंजी लगा रहे हैं और यहाँ पर दूसरा जो डायग्राम उसमें से कुंजी हटा रहे हैं। जब कुंजी को आप लोग लगाते हो तब क्या होता है, धारा का मान 0 से अधिकतम बढ़ता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से पास स्थित किसी दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और जो दूसरा डायग्राम बनाया है इसमें अपने क्या कर रहे हैं, कुंजी को हटा रहे हैं। जैसे ही आप लोग कुंजी को हटाते हो धारा का मान अधिकतम से कितना होता है, 0 होता है। अगर धारा का मान अधिकतम से 0 हो तब उस कंडीशन में क्या होता है, अधिकतम से 0 उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा और पास स्थित दूसरी कुंडली के अंदर क्या होगा, विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा प्रेरित होगी। यहाँ जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसमें भी क्या आएगा, विक्षेप आएगा। पर आपको ध्यान इस बात का रखना होगा कि अब की बार जो धारा की दिशा आने वाली है वो इसकी तुलना में क्या आएगी, विपरीत आएगी। यानी विक्षेप जो है गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप आएगा उसकी दिशा क्या आएगी, पहले की तुलना में विपरीत आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स में अपने देख रहे थे धारा का मान बढ़ रहा है तो फ्लक्स में अलग प्रकार का परिवर्तन हो रहा है और यहाँ धारा का मान जो है वो कम हो रहा है। तब इसके अंदर जो विक्षेप आया है उससे विपरीत विक्षेप प्राप्त होगा जब अपने क्या करते हैं, कुंजी को हटाया जाता है। तो ये अन्योन्य जो प्रेरण है उसका प्रायोगिक प्रदर्शन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने इसके अंदर और देखते हैं
अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। देखिए इसमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसी को अपने कहा जाता है अन्योन्य प्रेरकत्व। देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अपने जिसे क्या कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, इसका क्या मतलब है। तो दूसरी कुंडली जो है उससे संबद्ध फ्लक्स का मान अगर कितना हो, फाई एस हो, दूसरी कुंडली जो है उससे संबंध फ्लक्स का मान अगर कितना हो, फाई एस हो, तो ये फाई एस किसके समानुपाती होगा, ये फाई एस समानुपाती होगा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के। ठीक है, द्वितीय कुंडली से संबंध फ्लक्स फाई एस जो है उसका मान किसके बराबर, किसके समानुपाती होगा, तो द्वितीय कुंडली से संबंध फ्लक्स फाई एस का मान समानुपाती होगा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के। अगर यहाँ से समानुपाती के निशान को आप लोग हटाते हो तब एक नियतांक लगता है m, एक नियतांक लगता है m, और इस नियतांक m को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। m को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। अन्योन्य प्रेरकत्व किसके बराबर है, तब आप लोग देख सकते हो m जो है वो फाई एस बटा आई पी के बराबर है। यानी अगर आई पी का मान कितना हो, एकांक हो, तब m किसके बराबर आ जाता है, आई पी के बराबर आ जाता है। तब आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, परिभाषा लिख सकते हो अन्योन्य प्रेरण गुणांक m की। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान कितना हो, 1 एम्पियर हो, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान कितना हो, 1 एम्पियर हो, तब आपके पास में फाई एस आएगा। यहाँ फाई एस, ये आई पी जो है इसका मान अपने 1 रखा है, इसका मान 1 रखेंगे तो m किसके बराबर आ जाएगा, फाई एस के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग क्या परिभाषा लिख सकते हो, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान कितना हो, एकांक हो, प्राथमिक कुंडली जो है उसमें कितने मान की धारा प्रवाहित की जाए, एकांक मान की धारा प्रवाहित की जाए, तब द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स, तब द्वितीय कुंडली से संबंध फ्लक्स किसके बराबर आती है या क्या कहलाती है, वो कहलाती है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, तो द्वितीय कुंडली से संबंध फ्लक्स जो है उसी को अपने किस नाम से जाना जाता है, उसी को जाना जाता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक के नाम से। यानी m जो है वो किसके बराबर आ जाता है, अपने फाई एस के बराबर आ जाता है। आगे देखिए अपने इसमें फैराडे और लेंज के नियम को अगर यहाँ पर लागू किया जाए, फैराडे और लेंज के नियम से, तो फैराडे और लेंज के नियम से जो विद्युत वाहक बल E आपके पास में है वो किसके बराबर होता है, माइनस के डी फाई बी बटा डी टी के होता है। पर अब की बार अपने फाई की जगह क्या लिखना पड़ेगा, फाई एस लिखना पड़ेगा। तो अब अपने क्या लिख दिया, E इक्वल माइनस डी फाई एस बटा डी टी। ये किसके बराबर आएगा, तो आप लोग देख सकते हो ये E जो आपके पास में है, ये E आया माइनस डी बटा डी टी के, और फाई एस जो है, फाई एस का मान आपके पास में कितना है, एम आई पी है। कितना है, एम आई पी है। इस E के बारे में जरूर ध्यान रखना, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये E जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल है, न कि विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ना तो ये विद्युत क्षेत्र है, ना ये एप्सिलॉन है, ये क्या है, विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तब विद्युत वाहक बल की बात करें तो यहाँ से विद्युत वाहक बल E किसके बराबर आएगा, माइनस का एम डी आई पी बटा डी टी के बराबर आ जाएगा। यहाँ से अगर m का मान देखा जाए तो माइनस का E और डी आई बटा डी टी के बराबर आ जाएगा। अगर डी आई पी बटा डी टी कितना हो, एकांक हो, तब आपका m किसके बराबर आ जाएगा, विद्युत वाहक बल के परिमाण के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
यानी अगर अपने प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा की दर जो है, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर या प्रवाहित धारा की दर जो है वो अगर कितनी हो, एकांक हो, तब जो विद्युत वाहक बल है उसका परिमाण किसके बराबर आता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर आता है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली के धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर जो आपका द्वितीय कुंडली से संबंध प्रेरित विद्युत वाहक बल आ रहा है वो किसके बराबर आ जाता है, उसका परिमाण वो आ जाता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक m के बराबर। ठीक है, तो ये उसी तरीके से परिभाषा लिखी है जिस तरीके से हम लोगों ने किसकी लिखी थी, जिस तरीके से हम लोगों ने लिखा था स्वप्रेरण गुणांक की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मात्रक और विमा की। देखिए अपना टॉपिक अन्योन्य प्रेरण गुणांक m, और आपको देखना है इसका मात्रक और निकालनी है आपको इसकी विमा। ठीक है, मात्रक निकालना है और क्या निकालनी है आपको, इसकी विमा निकालनी है। तब किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए इसमें आपके पास में जो फाई एस आया था वो था एम आई पी के बराबर, यानी m बराबर था फाई एस बटा आई पी के। तो यहाँ से अगर m का मात्रक लिखा जाए तो वो आता है वेबर पर एम्पियर, वेबर बटा एम्पियर। तो m का मात्रक क्या बन जाता है, वेबर बटा एम्पियर बन जाता है। आप लोगों को ध्यान होगा कि जो स्वप्रेरण गुणांक हमारे पास में था, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक भी हम लोगों ने क्या लिखा था, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक भी हम लोगों ने लिखा था वेबर बटा एम्पियर। ठीक है, तो m जो है इसका मात्रक क्या आ गया हमारे पास में, वेबर बटा एम्पियर आ गया है। अन्य मात्रक की अगर इसमें अपने बात की जाए तब अभी अपने फॉर्मूला लिखा था किसका, विद्युत वाहक बल E का। फैराडे और लेंज के नियम से विद्युत वाहक बल आपका किसके बराबर था, डी फाई एस बटा डी टी के बराबर था। और अपने इसमें लिख दिया था माइनस का डी बटा डी टी और फाई एस की जगह लिख दिया था एम आई पी, और E किसके बराबर आ गया था, माइनस का एम और डी आई पी बटा डी टी के। इससे आपके पास में m क्या बना था, माइनस का E बटा डी आई पी बटा डी टी। तो ये जो सूत्र हम लोगों ने लिखा था, यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, m का मात्रक निकाल सकते हो। यहाँ से अगर m का मात्रक निकालना हो तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ से m किसके बराबर आएगा, यानी m का मात्रक क्या आएगा, तो ऊपर जो लिखा गया है वो विद्युत वाहक बल है और विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। जिस प्रकार से विभवांतर विभव होता है उसी प्रकार से विद्युत वाहक बल होता है आपके पास में। तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटा क्या आएगा, ये विद्युत धारा है और धारा का मात्रक क्या लिखते हैं अपने, एम्पियर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एम्पियर। और बटा क्या आएगा, समय आएगा और समय का मात्रक लिखते हैं सेकंड। ये ऊपर चला जाएगा तब m का मात्रक क्या बनेगा, आपके पास में मात्रक बनेगा वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड बटा क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो मात्रक क्या बन जाएगा आपके पास में, तो मात्रक बन जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड बटा एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट इंटू सेकेंड बटा एम्पियर और एक आ जाता है वेबर पर एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर और वोल्ट इंटू सेकेंड बटा एम्पियर, ये आपके पास में क्या है, मात्रक किसके, ये मात्रक है आपके पास में जो अपने पास में अन्योन्य प्रेरण गुणांक m आया है उसका। ठीक है, अगर सीधा सीधा मात्रक आप लोग देखना चाहो तो m का मात्रक अपने लिखते हैं हेनरी। क्या लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं हेनरी। एसआई पत्ती की अगर बात करें तो एसआई पत्ती में m का मात्रक क्या लिखा जाता है, हेनरी लिखा जाता है और इससे लिखते हैं अपने h से। ठीक है, h से लिखते हैं और मात्रक क्या होता है इसका, हेनरी होता है। तो आप लोगों ने देखा कि जो आपके पास में अन्योन्य प्रेरण गुणांक है और स्वप्रेरण गुणांक है, उन दोनों की मात्रक क्या प्राप्त होता है, हेनरी प्राप्त होता है। किसके बराबर, वेबर पर एम्पियर या वेबर इंटू सेकेंड बटा एम्पियर जो है उसके बराबर आता है। ठीक है, अगर बात की जाए विमा की तो विमा देखिए इसकी क्या होती है, विमा तो इसकी विमा होती है एम एल टी ए। ठीक है, M1 L2 T माइनस टू A माइनस टू, M1 L2 और T माइनस टू A माइनस टू, L जो है वो प्लस का 2 आता है इसमें, L प्लस 2। ठीक है, तो M1 L2 T
T-2 और A-2, ये आपके पास में क्या आती है, विमा आती है किसकी, एनरी जो आपने लिखा है उसकी, या अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। और सेम ये विमा प्राप्त हुई थी अपने को किसके लिए, स्वप्रेरण गुणांक के लिए। ठीक है, विमा आप लोग निकाल करके देख सकते हो। ये वोल्ट है और वोल्ट के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि वोल्ट की विमा कम से कम आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो वोल्ट की विमा आपकी याद होगी और उस विमा को आप लोग यहाँ काम में ले लोगे तो उससे क्या बन जाएगी, आपके पास में ये जो विमा लिखी हुई है बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मात्रक और विमा को देखा है। ध्यान रखना आप लोग कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो मात्रक है और जो विमा है वो किसके बराबर है, स्वप्रेरण गुणांक के जो अपने मात्रक और विमा लिखी थी उसके बराबर है। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक दोनों के मात्रक और विमा होते हैं बराबर। चैप्टर जो है उसका लास्ट टॉपिक देखते हैं अपने। लास्ट टॉपिक आता है इसमें दो समाक्षीय परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण। देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक, दो समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य दो समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य दो समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का कि दो समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अगर अपने क्या करना हो, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात करना हो तब किस प्रकार से करें। मान लेते हैं अपने पास में दो परिनालिकाएं हैं। एक तो परिनालिका जो आपके पास में उसका नाम है P1, फर्स्ट परिनालिका का नाम क्या है P1, और जो सेकंड परिनालिका है उसका नाम क्या है P2। तो P1 और P2 आपके पास में क्या है, दो परिनालिकाएं हैं। और इन परिनालिकाओं के लिए अगर अपने देखें क्षेत्रफल को, तो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है दोनों के लिए a मान लेते हैं, लंबाई दोनों के लिए कितनी मान लेते हैं, l मान लेते हैं। एक में मानते हैं कि धारा I1 है, दूसरे में कितनी है, I2 है। इसमें फेरों की संख्या कुल N2 है, N1 है, इसमें N2 है। इसमें एकांक आयतन में फेरों की संख्या N1 है और इसमें एकांक आयतन में फेरों की संख्या कितनी है, N2 है। तो आपके पास में जो प्रथम कुंडली है, ये प्रथम परिनालिका है। प्रथम परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित करने पर, प्रथम परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित करने पर, प्रथम परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित करने पर जो इसकी अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी, तो अक्ष के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आने वाली है B1। कितनी आएगी, B1 किसके बराबर, μ0 Ni के बराबर। किसके बराबर, μ0 Ni के बराबर। n की जगह 1 लिखते हैं और i की जगह भी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि फेरों की संख्या जो एकांक लंबाई के अंदर दोनों के अंदर अलग है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है n और कैपिटल N जो है वो कुल फेरों की संख्या है। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, N1, और प्रवाहित धारा कितनी है, I1। यानी दोनों के अंदर धारा अलग है, फेरों की संख्या अलग है। और ये N1 किसके बराबर होता है, तो आपको पता है N/L के बराबर होता है। तो N1/L के क्या होगा, ये बराबर होगा। तो B1 का मान कितना आएगा, B1 का मान यहाँ से आ जाता है B1 इक्वल μ0 N1I1/L। ये किसका मान है, ये आपके पास में B1 का मान है। B1 इक्वल कितना है, μ0 N1I1/L। अब जो द्वितीय कुंडली आपके पास में उससे फ्लक्स संबंध होगी और उससे संबंध फ्लक्स का मान आपके पास में कितना आने वाला है, तो वो आएगा Φ2B1A। तो Φ2 का मान आपके पास में कितना आएगा, Φ2 का मान आएगा, B1 का मान रखोगे μ0 N1I1/L और A। ये किसका मान आ गया, Φ2 का आपके पास में मान आ गया है। ठीक है, यानी जो मान आपके पास में आया था उससे आपने क्या कर दिया है, A से मल्टीप्लाई कर दिया है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण आपके पास में जो परिनालिका P2 है उससे संबंध कुल फ्लक्स कितना होगा, उससे संबंध कुल फ्लक्स को अगर अपने लिखें Φ21 से,
किससे लिखे, फाई टू 1 से, तो वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा n2 फाई 2 के। यानी द्वितीय कुंडली में अगर फेरों की संख्या कितनी हो, n2 हो, तो ये तो एक फेरे के लिए आया था, और कुल फेरों की संख्या कितनी हो, n2 हो, तो उसमें कुल परिबद्ध फ्लक्स कितना होगा, फाई टू 1 किसके बराबर, n2 फाई 2 के बराबर। तो आपके पास में ये जो मान है इसे अपने क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा n2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी फाई 21 का मान कितना आ गया, μ0 n1 n2 i1 a बटा l। फाई 21 का मान है हमारे पास में ये। और आप लोग जानते हो यहाँ से कि जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, उस अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा से आप लोग क्या लिख सकते हो, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा से आप लोग लिख सकते हो कि जो फाई 21 आपके पास में है, फाई 21 जो आपके पास में है वो फाई 21 किसके बराबर होगा, तो फाई 21 जो है, फाई 21 ये बराबर होगा m21 के और i1 के, ठीक है, m21 और i1 के ये होगा बराबर। ये फाई 2 का मान यहाँ पर देखें अपने, यानी दोनों की तुलना कर ले, तब आप लोग देखोगे कि ये जो मान है, ये मान किसका है आपके पास में, m21 का है। m21 का मान आपके पास में कितना है, तो m21 का मान आपके पास में जो है वो है μ0 n1 n2 a बटा l, ठीक है, कितना है μ0 n1 n2 a बटा l। या तो तुलना कर लो या दोनों का एक दूसरे में भाग लगा दो। ये जो समीकरण है इसमें क्या कर दो, इसका भाग लगा दो। अगर भाग लगाते हो तो फाई 21 से फाई 21 कैंसिल हो जाएगा, i1 से i1 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आपके पास में m21 है ये किसके बराबर बचेगा, μ0 n1 n2 a बटा l के बराबर बचेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि m21 जो आपके पास में आता है उसका मान कितना है, μ0 n1 n2 a बटा l है। इसी प्रकार P2 जो परिनालिका है उसमें I2 धारा प्रवाहित करने पर, उसमें कितनी धारा प्रवाहित करने पर, I2 धारा प्रवाहित करने पर, जो आपके पास में द्वितीयक परिनालिका है इसमें kiतनी धारा प्रवाहित करें, अगर I2 धारा प्रवाहित करें। यानी इसी प्रकार आप लोग क्या लिख दोगे, इसी प्रकार द्वितीय परिनालिका P2 में I2 धारा प्रवाहित करने पर, I2 धारा प्रवाहित करने पर, तो I2 धारा प्रवाहित करने पर उससे आपके पास में जो मान आने वाला है किसका, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, तो वो मान देखिए कितना आएगा। आपको क्या करना है, द्वितीयक परिनालिका में I2 धारा जो है वो प्रवाहित करनी है। अगर द्वितीयक परिनालिका में I2 धारा आप लोग प्रवाहित करते हो तब आपके पास में मान देखिए कितना आएगा। ये जो मान है जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ क्या आ जाएगा 2, और जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये m21 है, ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, m12 आ जाएगा। जहाँ μ0 है वहाँ तो μ0 रहेगा, और n1 और n2 को अगर बदल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही आ रहे हैं, n1 n2 दोनों आ रहे हैं और दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों अदिश राशि है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n1 की जगह n2 या n2 की जगह n1 लिखें तो a अपनी जगह रहेगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। तो m12 जो है उसका मान कितना आ गया, μ0 n1 n2 a बटा l। ये आपके पास में आ जाता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान। तो आप लोगों को 2 समीकरण प्राप्त होगी। एक तो इसके अंदर आपके पास में समीकरण आई है m12 और एक आई है m21। तो दोनों समीकरणों से अगर देखें तो दोनों समीकरण एक दूसरे के क्या है, बराबर है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका m12 और m21 क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और इसे किसके बराबर लिख सकते हैं, m के बराबर लिख सकते हैं। यानी 2 समाक्षीय जो आपके पास में परिनालिकाएं हैं उनके लिए अगर क्या किया जाए, 2 समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात किया जाए तो वो क्या प्राप्त होता है, आपको समान प्राप्त होता है। यानी m जो है वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है μ0 n1 n2 a बटा l। ठीक है, m का मान कितना है, μ0 n1 n2 a बटा l। ठीक है, ये मान आपको जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का प्राप्त हो जाता है। तो अब ये आपका जो 9वां चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाता है, यानी जो आपकी 5वीं यूनिट है उसका 9वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब एक चैप्टर आपका बाकी रहता है फर्स्ट फिजिक्स से, जिसे अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।